ये एंटी ने कुछ दिनों कुछ दिनों पहले ये जो है दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं यौन उत्पीड़न के जो मामले होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन निकाले हैं। अगर किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर मतलब वर्किंग प्लेस पर अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके क्या दिशा निर्देश हैं, कहाँ आप अप्लाई को कहाँ आप बता सकते हो और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अधिनियम था ये 23 अप्रैल 2013 को पारित हुआ था, ठीक है। और इसमें इसका पूरा नाम जो है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है। मतलब वर्किंग प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रिवेंशन और कैसे उसको ठीक किया जाए उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन और कैसे उसको रोका जाए। तो अधिनियम के प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नानुसार है। इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से डेफिनेशन है। और यौन उत्पीड़न को अगर एक वर्ड बताया जाए उसके बारे में तो कहा जाता है कि एक अथवा एक से अधिक अशोभनीय कृत्य अथवा आचरण, मतलब कोई आपके साथ अगर एक या एक से ज़्यादा कोई ऐसी आचरण करे या कोई ऐसा आपके साथ काम करे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या सांकेतिक, चाहे वो डायरेक्टली आपको छू रहे हैं, डायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली भी आपके साथ कुछ आपको ऐसे कर रहे हैं तो भी। तो इसमें शामिल है शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़ या यौन अनुग्रह के लिए मांग, आपको सेक्सुअल काम करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता है या आपसे डिमांड करता है, ठीक है, वो भी आपके शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़ के लिए भी, ठीक है। गंदी कमेंट्स पास करते हैं, गंदी फ़ोटोज़ दिखाते हैं, गंदी बुक्स मैगज़ीन आपको देते हैं, ठीक है। अश्लील यौन प्रकृति या कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली या मौखिक रूप में तो बोल रहे हैं या फिर वो अपने हाथों से या किसी तरह से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, वो भी यौन उत्पीड़न में आएगा। लेकिन मैंने कहा जैसे कि इसकी कोई भी उपयुक्त परिभाषा व्यापक नहीं है, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है, वो संदर्भ और परिस्थितियों के अनुरूप अन्य कोई भी करता यौन उत्पीड़न हो सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा है ज़रूरी नहीं कि वही हो, अगर आपके साथ ऐसा अलग कुछ भी होता है तो भी, जैसे कोई आपका सीनियर है वो आपसे बड़े हैं और आपको छूते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे बड़े हैं, मुझे छू रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर अगर उनका छूना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगा। कि ऐसा वो बार बार कर रहे हैं आपके साथ और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगा, ठीक है। ये वो बात हुई है कार्यस्थल मतलब वर्किंग प्लेस के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अन्य परिस्थितियों के साथ साथ निम्न परिस्थितियों में कोई भी कृत्य अथवा व्यवहार अधिक यौन आचरण से जुड़ा हुई या संबंधित हो या संदर्भ और परिस्थिति का अनुरूप होना हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ कुछ भी, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कोई सेक्सुअल आचरण किया या आपको अच्छा नहीं लगा वो देखना या सुनना, तो भी उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही डालेंगे। रोजगार अथवा कार्य के दौरान प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हितकारी व्यवहार का वचन देना। अगर कोई आपको बोलता है कि हम आपको जॉब देंगे और इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, या इनडायरेक्टली कहे कि हम आपको जॉब दे देते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, तो उसका वो भी जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। रोजगार अथवा कार्य के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में अहितकारी व्यवहार वचन देना। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है, ठीक है, वो दोनों बातें एक ही हैं। अगर कोई प्रॉमिस करता है कि हम ऐसा कर देंगे अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है। रोजगार अथवा कार्य के वर्तमान अथवा भविष्य की परिस्थितियों के प्रति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भयभीत करना। अगर वो आपको सेक्सुअल काम करने के लिए अगर वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं भविष्य में आपकी नौकरी छीन लेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। महिलाओं के रोजगार अथवा कार्य के व्यवधान उत्पन्न करना, धमकी देना, अपमान में वो ऐसा करते हैं कि आपको धमकी देते हैं या आपको काम करने में मुश्किल आ रही है, वो आपको काम नहीं दे रहे हैं, वो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं कि आप उनकी बात मान लें, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा, अगर आपके मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या फिज़िकल स्ट्रेस हो रहा है, फिज़िकली कुछ हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि आप सेफ नहीं हैं वहाँ
उस इंसान की वजह से या उन इंसानों की वजह से, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अब कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं? शिकायत समिति में मुख्य आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य हैं श्रीमती साधना पराशर, श्रीमती सुचि राय, सुश्री मौसमी सरकार, सुश्री सुनीता कौडोल, सुश्री मौनी शर्मा, सदस्य एक सदस्य एनजीओ का। ठीक है, शिकायत जो है वो यौन उत्पीड़न के पीड़ित को कोई भी महिला की तिथि से 3 माह की अवधि के अंदर आपको शिकायत करनी है। आप जब आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट है उसके 3 माह के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी है। विशेष परिस्थितियाँ जैसे पीड़ित महिला का शारीरिक मानसिक, तो मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई है और शारीरिक मानसिक रूप से ऐसी नहीं है, इस दशा में नहीं है कि अपनी शिकायत डाल सकें, तो कोई भी और दूसरा व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी डाल सकता है शिकायत। पीड़ित की महिला के अनुरोध पर शिकायत संबंधित मामले को परस्पर समझौते से, अगर वो अनुरोध करेगी कि मुझे नहीं करना है, फैलाना नहीं है और समझौते से निपटार करना है, तो ठीक है, निपटारा किया जाएगा। और अगर आगे चल के किसी जांच कार्य करने की ज़रूरत है तो जांच भी किया जाएगा। अगर जो सुनाव में जो शर्तें या परिस्थितियाँ बोली गई थी वो नहीं मानी जाती हैं, तो फिर जांच की कार्रवाई की जा सकती है। आंतरिक शिकायत समिति उन मामलों को भी जांच कार्रवाई कर सकती है जिनमें सुलह के द्वारा समझौते और परिस्थितियों का अनुपालन नहीं किया गया। उससे कहा गया कि ऐसा नहीं करना पर उसने पालन नहीं किया, तो फिर उस शिकायत समिति का अधिकार है कि वो उसके प्रति कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट निर्देशक जो है उन्होंने ये निकाला है, एनडीए की तरफ से आया है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। ठीक है, कार्यस्थल में एचआर होते हैं जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं। छोटी कंपनीज में एचआर नहीं होता है तो फिर आपको हेल्पलाइन करना होगा, वुमेन हेल्पलाइन में कॉल करना होगा। ठीक है, या फिर पुलिस स्टेशन में भी आप शिकायत कर सकते हैं। और पर इस कभी भी उत्पीड़न को सहना नहीं है। थैंक यू वॉचिंग। कंटेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।